वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं चैनल में खुशामदीद। आज जो हम जानेंगे वो सेशन ट्रायल के बारे में जानेंगे कि जो हमारा सेशन ट्रायल है वो कौन से सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो जो सेशन ट्रायल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर वो 248 से स्टार्ट होकर के 260 तक के गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो पहला आपका सेक्शन है 248, ये बेसिकली बात करता है कि आपका जो जब सेशन ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो उसके अंदर सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके स्टार्ट करेंगे सेशन ट्रायल की प्रोसीडिंग। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 के अंदर 249 जो धारा है उसके अंदर बताया गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आपके सारी जो भी केस आपका कमिट होकर आया है, कहाँ से, निचली अदालतों से कमिट होकर आया है, क्योंकि सेशन ट्रायल के अंदर कोर्ट जो होती है कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है, कमिटल होकर केस आते हैं। ठीक है, तो अभी वो वाला बता रहा हूँ जिसके अंदर कमिट होकर आते हैं। ठीक है, मोस्टली कमिट होकर ही केस आते हैं सेशन ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो अभी हम 249 के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, वो जो केस आया है नीचे से कमिट होकर के उसकी ब्रीफ बताएगा, यानी कि एविडेंस बताएगा, क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में खोल करके बताएगा सामने आपके किसको, सेशन जज को। ठीक है, सेशन जज को बताएगा, समरी बताएगा, ब्रीफ बताएगा उस पूरी केस की। ठीक है, अब इसके बाद आपका नंबर 3 पर आ जाएगा 250, जो कि बात करता है डिस्चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करता है फ्रेंड्स, डिस्चार्ज के बारे में बात करता है कि आपका ये भी जो बातें सब बताई गई हैं किसको, सेशन जज को जो बताई हैं, किसके द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो बातें बताई गई हैं केस की, जो भी केस कहाँ से आया है, कमिट होकर आया है, कहाँ से आया है 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ऐसे केस जिनको चलाने की पावर मजिस्ट्रेट के पास में नहीं होती है या उनके बियॉन्ड होती है पावर, तो ऐसे केस कमिट कर दिए जाते हैं सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट फिर उन केस को सुनती है। और कैसे सुनती है, ट्रायल अभी बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा सुनवाई, ब्रीफ बताएगा, फिर उसके बाद अब जब ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं तो अब जो सेशन जज होते हैं वो ये देखते हैं कि आपका ये जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं, जो भी आपका एक्यूज्ड है उसके ऊपर ये एलिगेशंस पर्याप्त हैं या नहीं हैं। अगर पर्याप्त हैं तो आगे मूव ऑन करेंगे हम सेक्शन पर, अगर पर्याप्त नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और साथ ही डिस्चार्ज करने के जितने भी रीज़न्स होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और लिखित में रीज़न्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और डिस्चार्ज के जो भी रीज़न होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मान लीजिए कि सेशन जो कोर्ट है उसको लगती है कि जितने भी एविडेंस या जो भी आपकी समरी बताई गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा वो पर्याप्त है केस को आगे बढ़ाने के लिए, और ये डिस्चार्ज होने के लिए मतलब कि हक नहीं रखता है, जो एक्यूज़ है वो डिस्चार्ज होने का हक नहीं रखता है, तो आपका जो केस है वो मूव ऑन हो जाएगा नंबर 4 पॉइंट पर 251 के अंदर, जिसकी हेडिंग है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस फ्रेम करने के लिए इस वाली स्टेज पर आ जाएगा। अब इस स्टेज से पहले मैं आपको इस सेक्शन में दो बातें बता देता हूं। जब आपका केस कमिट होकर आया निचली अदालत से 232 सेक्शन और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, तो जो कमिट होने की डेट है उस कमिट होने से आपकी 60 दिन के अंदर, कितने दोस्तों, 60 दिन के अंदर जो एक्यूज्ड है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा कि जी इस दौरान मतलब कि जो केस नीचे से कमिट होकर आया है आपके पास में जो नीचे से केस कमिट होकर आया है, तो उस जो भी पहली डेट होगी कमिट की, कमिट जो भी जिस दिन भी आया होगा उस कमिटेड की डेट से अगले 60 दिनों के अंदर अंदर एक्यूज्ड एक एप्लीकेशन लगाएगा कि जी फला ये केस मेरे खिलाफ झूठा है, कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये है वो है, मतलब कि मुझे झूठा फंसाया गया है, कोई भी सबूत नहीं है, और मतलब कि फिजूल में मुझे परेशान करने के लिए फंसाया जा रहा है। तो ये 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा, और ये 60 दिन के एप्लीकेशन का पहले डिस्पोज होगा। जब डिस्पोज हो जाएगा तो अगली उस डिस्पोज के बाद फिर ये चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। अगर उसको लगता है सेशन जज को कि यहाँ पर ये जो 60 दिन पूरे हो गए हैं कि जी हाँ जी केस बन रहा है वगैरह वगैरह, ये मुजरिम है, तो उसके बाद फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे चला जाएगा। ये समझ में आ गया, 60 दिन समझ में आ गया। ठीक है, कमिट की डेट से, जब केस कमिट हुआ है उस डेट से अगले 60 दिनों तक के अंदर अंदर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाए कि जी मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया गया है, आप इसको देख लीजिए और मतलब कि मुझे रिहा कर दीजिए। ये सारी चीज़ें मतलब लिखेगा, पूरी प्रॉपर वे में लिखेगा मतलब। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया। अब आ जाओ 251 के अंदर। 251 के अंदर जो चार्जेस हैं उसको ऊपर फ्रेम किए जाएंगे। अच्छा, ये चार्जेस
जो फ्रेम किए जाएंगे, इसकी टाइम लिमिट भी 60 डेज़ दी है कि जब आपके चार्ज फ्रेमिंग के लिए मतलब उसको लगता है कि आगे मतलब इस पे केस बन रहा है और फ्रेमिंग करनी है चार्जेस, तो जो फर्स्ट सुनवाई है हियरिंग की फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर उसको सेशन जज को आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर एक्यूज़ के ऊपर चार्ज बनाने होंगे। ये नहीं जी 90 दिनों के, 120 दिनों के, 6 महीने तक चार्ज ही नहीं बनने। तो एक ये पहले CRPC में वो नहीं था, प्रावधान नहीं था। अभी जो है इसके अंदर एक टाइम लिमिट दे दी गई है, जिससे कि क्या रहे, जो एक्यूज़ड है उसको एक स्पीडी ट्रायल मतलब फेस करते हुए ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करना पड़े। ये टाइम लिमिट 60 दिन दे दी गई है इसकी भी, कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो 60 दिन के अंदर अंदर करने होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी तो 5th पॉइंट पे क्या आएगा, 252। अब उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके ऊपर फला फला चार्ज लगा है, आप वहाँ उसकी गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे, उसको थप्पड़ मारा था या उसका सर फोड़ा था या उसको धमकी दी थी, जो भी XYZ उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उसको बताया जाएगा कि आप मौजूद थे। आप बताएं क्या आप इन चार्ज को, जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, स्वीकार करते हैं या फिर इनका ट्रायल चाहते हैं, यानी कि विचारण चाहते हैं। तो वो हाँ या ना में जवाब देगा या फिर अपने मुँह से बताएगा विचारण चाहता हूँ या ट्रायल चाहता हूँ। अगर वो कहता है कि जी मैं स्वीकार करता हूँ, तो 252 के अंदर प्ली गिल्टी कर लेगा, यानी कि हाँ मुझे दुख है इस बात का कि जो भी मैंने काम करा है वो गलत करा है, आप मुझे सज़ा दे दीजिए, जो भी आपको मुनासिब लगे आप उस पर मतलब कि मैं गिल्टी मतलब अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ। तो 252 के अंदर वो जुर्म स्वीकार कर लेगा और जजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए 251 के अंदर वो जुर्म इकबाल नहीं करता है, मान लो मना कर देता है कि जी नहीं मैं तो विचारण चाहता हूँ कि मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे उल्टा सीधा मतलब इस तरीके से झूठा फंसाकर मतलब कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। मान लीजिए वो ट्रायल की मांग कर लेता है, तो अब जो आएगी आपकी 6 स्टेज 253 सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो उस पर क्या लिया जाएगा आपसे 253 एविडेंस, जो भी एविडेंस होंगे उस एविडेंस के लिए डेट लगा देंगे। कौन लगा देंगे, सेशन जज डेट लगा देंगे कि भाई 253 के अंदर नेक्स्ट डेट आपकी लगा दी गई है। जो भी आपके प्रोसिक्यूशन है आपके प्रोसिक्यूशन साइड के, कि आप क्या कीजिए, जो भी आपके सबूत हैं किसके खिलाफ, एक्यूज़ के खिलाफ, वो लेकर के आइए। अब जो सबूत प्रोसिक्यूशन ले आएगा तो वो 207वीं स्टेज पे 254 के अंदर जो भी सबूत प्रोसिक्यूशन लेकर आया उन सबूत को देखा जाएगा, विटनेस वगैरह जो भी आई हैं समन वगैरह कर करके उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें 254 के अंदर किया जाएगा। ठीक है, 7th स्टेज पे। अब आ जाएँ 8th स्टेज पे। अब ये जो 8th स्टेज है ये आपकी आ गई एक्विटल की। किस चीज़ की आ गई, एक्विटल। ठीक है, एक्विटल की आपकी स्टेज आ गई ये वाली। अब इस स्टेज पर अगर इस पूरी ही स्टेज में जो सेशन साहब हैं, जो सेशन कोर्ट है, उसने ये जांचा परखा कि जितनी भी ये बातें लगाई गई हैं, किसके ऊपर लगाई गई हैं, हमारे एक्यूज़ के ऊपर लगाई हैं, वो झूठी हैं और इसमें कोई सा भी मतलब मुकदमा तैयार नहीं होता है, ऐसा एविडेंस नहीं आता है जिससे प्रूव हो सके कि एक्यूज़ ही गिल्टी है, तो यहाँ पर एक्विटल कर दिया जाएगा। एक्विटल के माने में होते हैं बाइज्जत बरी करना, बाइज्जत बरी करना, यानी कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। उसके बाद 255 में है ये, 255 में सेक्शन लिख देता हूँ, भारतीय न्याय संहिता के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि जब डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज के माने में ये होता है कि आपको डिस्चार्ज कर दिया, अभी आप जा सकते हैं, आपके ऊपर ऐसे जो एलिगेशन लगाए थे उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अगर बाद में ठोस सबूत मिल जाते हैं तो फिर जिस एक्यूज़ को डिस्चार्ज किया गया था, डिस्चार्ज के माने में तो छोड़ा गया था, उसको वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर इन सभी सबूतों को, एविडेंस को लेने के बाद, विटनेसेस को रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो पाया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, एक्यूज़ हमारा मतलब मासूम है या फिर उसने ये जुर्म नहीं करा है, तो फिर एक्विटल किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। और बाइज्जत बरी करने के बाद आप इस सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा नहीं बुला सकते हैं। डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, तो आप उसको दोबारा नहीं बुला सकते हैं। अगर हाँ वो बात अलग है कि अपील वगैरह हो जाए, लेकिन आप सेम इस ऑफेंस के लिए इसी सूरत में उसको नहीं बुला सकते, क्योंकि आपने पूरे ही एविडेंस को जाँचा है, परखा है, उसके बाद आपने उसको छोड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर 255 से आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।